हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में एसिड बेसिस सॉल्ट में लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हमने अब तक जो कवर किया है वो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस टेबल हमने कर लिया है। दूसरा लेक्चर में हमने करा था कि कैसे आखिर किसी एसिड को एसिड और किसी बेस को बेस बोल पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये चीज़ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट एसिड। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर एसिड का डेफिनेशन क्या बोला जाए। तो हमने बहुत सारे डेफिनेशन बता दिए जब आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, जब मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन करने को कि कैसे आपको बताना है। डेफिनेशन उसमें ढेर सारा था, डिफरेंस टेबल जिसमें था उसमें ढेर सारे डेफिनेशन थे। फिर भी आपको अगर लिखने के लिए आ जाए एसिड का डेफिनेशन तो आप लिख लेना, एन एसिड में be defined as an acid may be defined as a substance which releases one or more H plus ion in aqueous solution. तो डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक जो एसिड होता है जनरली वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही इन जनरल केस में पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं एसिड आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ज़्यादातर नेचुरल सोर्सेस से ही हमें एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिड को कैसे डिफाइन करना है। अगर डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो आप कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सो क्लासिफिकेशन अगर इन जनरल हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो हम मेनली जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अगर कहें हम, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में कह देता हूं, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ मतलब सोर्स कह सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। तो अगर हम सोर्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं इसको, एसिड को सोर्स के बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड होता है। एंड अगर दूसरा बोले तो फिर क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं यहाँ पे इन जनरल जो जानने वाली बातें हैं वो यहाँ पे आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो जनरली वीक नेचर के होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो जनरली स्ट्रांग नेचर के होते हैं, स्ट्रांग इन नेचर। हालांकि अभी हम बहुत सारी चीज देखेंगे कि डेफिनेशन वाइज देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है ना, क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फिलहाल लेकिन मैंने डायरेक्टली बता दिया बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिक एसिड इन जनरल वीक होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड इन जनरल स्ट्रांग होते हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं
सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो पहले हम ऑर्गेनिक एसिड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, तो जैसा कि नाम से क्लियरली पता चल रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता होगा, तो इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे द एसिड्स which are usually obtained from what? लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेलिंग में कहीं इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज व्हाट? ऑर्गेनिक एसिड। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड जो कहलाता है वो सिंपली इन जनरल अगर आपको याद रखना हो तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता हो वैसा एसिड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं दूंगा आपको, आप आराम से सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, हम लिखेंगे भी, है ना। एसिटिक एसिड, है ना। सेकेंड वन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हैं साइट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है ना। तो आप चाहें तो सोर्स वगैरह भी कर सकते हैं, सोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे अभी हम बात क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स बात कर रहे हैं, और सोर्स में सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक एसिड की बात करी तो हम यहाँ पे साइट्रिक एसिड लिख देते हैं। चलो सोर्स भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइट्रिक एसिड है। इन जनरल आप देखते हैं कि एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया कह सकते हैं आप उसको, है ना। सो बैक्टीरिया से मिलता है अपने को ये सब एसिटिक एसिड वगैरह। अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो आप जो इमली खाते हो, है ना, ऑरेंज खाते हो, लेमन खाते हो, जो भी खट्टा वाला चीज है ना, जिसको हम साइट्रस फ्रूट कहते हैं, साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टा जो फ्रूट है ना वो वाले, कौन कौन से, जैसे ऑरेंज ले लें या फिर लेमन ले लें, ये इस तरीके से इमली वगैरह जो भी आपको लेना है ले लीजिए। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे किसमें, साइट्रस एसिड में। इसका सोर्स कहाँ है देख सकते हैं आप, ये सोर्स है ये सब, ठीक है, कि यहीं से ये सब एसिड आते हैं। तो इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सोर्स होते हैं, तो इसीलिए हमने कहा ना कि ज़्यादातर ये मिल जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम बात करें ब्यूटायरिक एसिड की, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। सो ब्यूटायरिक एसिड अगेन, जैसे मान लीजिए कोई बटर है और बटर घर में रखे रखे खराब हो जाता है ना, तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी का मतलब मैं समझाऊंगा आगे चल करके, इसी के एंड में टॉपिक आएगा। सॉरी, रेंसिडिटी तो वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन में आता है। तो वहाँ पे मतलब सिंपल सा रेंसिडिटी का मीनिंग होता है कि गर्मी के कारण अगर कोई सब्सटेंस खराब हो जाता है, जो फूड मटेरियल खराब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेंसिड हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेंसिड बटर जो होता है ना, उसमें आप देखेंगे कि अगर खराब हो जाने के बाद उसमें ब्यूटायरिक एसिड वहाँ पे मिलेगा, आपको उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे। फॉर्मिक एसिड बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। फॉर्मिक एसिड, ये अक्सर आपने देखा होगा कि आपको चींटी काट लेती हैं। अब चींटी काटती है तो स्टिंग्स ऑफ बीज लिख सकते हैं आप, कि चींटी अगर काट लेती है आपको तो एक आप थोड़ा सा उसमें साबुन लगा लें, है ना, सोप लगा लें, तो आपको वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने एसिड आपके इंजेक्ट कर दिया आपके बॉडी पे, तो वहाँ पे बेस लगाओगे यानी कि सोप वगैरह लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप मैलिक एसिड को ले सकते हैं, ये 5 ही एग्जाम्पल मैं लूँगा, इतना काफ़ी होगा आपके लिए। सो दिस इज मैलिक एसिड, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अगर हम बात करें तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, एप्पल मैलिक एसिड से आता है, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख लिए ऑर्गेनिक एसिड के। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो इन जनरल जो हम बात करें तो जनरली हम लिखते हैं बेटा इसको, जनरली
व्हाट, वीक इन नेचर, वीक इन नेचर, यानी कि ये वीक एसिड में काउंट में आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड इन जनरल वीक एसिड में हम कंसिडर करते हैं। तो ये हैं आपको ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हमने आपको बताया। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे किसके लिए, और इनऑर्गेनिक एसिड के लिए हम इसी तरीके से बात करेंगे। तो हम चलिए बात करते हैं। पहले ऑर्गेनिक तो खत्म कर लिए, ए ऑन द बेसिस ऑफ हम सोर्स चल रहे हैं, और बी वाली जो कैटेगरी होगी अपनी वो होगा इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। तो बहुत आसान है, क्या है, फिर से डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या, जो यहां पे मिनरल से मिलता हो, है ना, वहां पे क्या बोलते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यहां पे क्या मिलेगा, मिनरल से मिलेगा आपको, माइंस से मिलेगा। माइंस कहने का मतलब जमीन के अंदर चले जाओगे ना तब। सो द एसिड्स which are usually the acids which are usually obtained from minerals, obtained from minerals, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाते हैं, जो मिनरल से ऑब्टेन होते हैं उसे हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इन जनरल अगर हम बात करें तो जनरली ये क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग नेचर की बात करें तो आपको ज़्यादा मैं याद करने के लिए नहीं कहूँगा, ठीक है, कुछ मैं लिख देता हूं, उसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लें HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। सेकंड अगर हम बात कर लें H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड थर्ड वन इसी तरीके से हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। सो ये आप स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने दो तरीके से कैटेगराइज करा। नंबर वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन हमने करा क्या, इनऑर्गेनिक एसिड। तो उसके एग्जाम्पल्स भी कुछ हमने देख लिए। हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है इन जनरल वीक नेचर के होते हैं, जबकि हमने बताया कि जनरली जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो इसे जरूर थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, पहला क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देख लिया। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, on the basis of basicity, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें जानना है कि आखिर कैसे एसिड को डिफाइन करें हम, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी किस तरीके से हम बात करें, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात कि मैं बताऊं आपको, नंबर वन, कि कोई भी एसिड के लिए जो टर्म हम डिफाइन करते हैं, किसी भी एसिड के लिए एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन होती है, वो क्या होती है, बेसिसिटी। जिस तरीके से किसी भी एसिड के लिए एक टर्म आपने डिफाइन किया बेसिसिटी, और उसी तरीके से कोई बेस के लिए जो टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं वो होता है एसिडिटी, एसिडिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहता है कि कोई भी एसिड, है ना, कोई भी एसिड कितना H+ आयन रिलीज करता है ना, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीजेस, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीजेस, जितना ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा, है ना, जितना नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करेगा, हम कहेंगे कि उस एसिड की उतने ही बेसिसिटी होगी। और इन अदर टर्म्स हम यहाँ पे बेस के लिए अगर बात करना चाहें
तो हम कहेंगे नंबर ऑफ OH माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, रिलीजेस। ये क्या कहलाएगा? ये एसिडिटी कहलाएगी। जितना कोई बेस जितना OH माइनस रिलीज करेगा अपने से, उतनी ही उसकी एसिडिटी होगी। सपोज करिए मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं कि इसको आप अगर एक एग्जाम्पल ले लें एसिड का, मान लीजिए कि HCl है, ये एक H+ आयन अगर डोनेट करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि H+ आयन एक डोनेट किया तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। देखो टर्मिनोलॉजी कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, मोनो एंड देन बेसिक, सो मोनोबेसिक वर्ड यूज हो गया। एंड देन एसिड, तो कोई भी एसिड, देखो बेटा कोई भी एसिड जितना H+ आयन डोनेट करता है दैट इज मोनोबेसिक एसिड। मान लीजिए कि H2SO4 ले लिए हम, ठीक है, तो यहां पे 2 H+ आयन डोनेट करेगा तो हम बोलेंगे यहां पे डाइबेसिक, देखो डाइबेसिक एसिड, देख रहे हो। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल जिस तरीके से एसिड का लिया, मैं बेस का भी ले सकता हूं ऐसा एग्जाम्पल। तो बेस के लिए आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। बेस के लिए मान लीजिए कि आपने ले लिया NaOH, तो NaOH एक OH डोनेट करेगा, यहां पे रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में, तो हम इसको बोलेंगे क्या बेटा, बोलो मोनो एसिडिक। देखो मोनो एसिडिक बेस, यानी कि कोई बेस कितना OH माइनस डोनेट करता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस के लिए बोलेंगे, ये 2 OH माइनस दे देगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया होगा कि एसिड और बेस में किस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कि कौन कितना H+ आयन देता है इसी के बेसिस पे, या कौन कितना OH माइनस देता है इसी बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड और बेस का। तो हम एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन देखेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको शेयर करेंगे आपके साथ में, ठीक है। तो ये होता है एसिड और बेसिसिटी का मेन फंडा। तो क्या होता है, अब चलिए हम बड़े डिटेल में समझते हैं इसको। तो इसमें से जो टाइप्स की अगर हम बात करें बेटा, तो टाइप्स जो होगा हम यहाँ पे 4 तरह के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेस तो हम पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बेसिसिटी। तो ये हो जाएगा आपको, सबसे पहला हम पढ़ेंगे मोनोबेसिक एसिड। फिर क्या पढ़ेंगे बोलो, फिर पढ़ेंगे हम डाइबेसिक एसिड। एंड फिर इसी तरीके से हम पढ़ेंगे व्हाट, ट्राइबेसिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन जो हम लास्ट वन पढ़ेंगे वो हम बोलेंगे टेट्राबेसिक एसिड। तो ये हम 4 मेनली सिलेबस में अपना है, तो इन चारों को हम पढ़ेंगे डिटेल में, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश भी करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या, मोनोबेसिक एसिड, इसके बारे में बताऊंगा। इसका एक पहला वाला का डेफिनेशन लिख देता हूं, दूसरे से मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत आसान है, इसको बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है, आपको बस बताने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। सेकेंड वन से हम मैं सिर्फ बोल दूंगा, ठीक है। सो व्हेन वन मॉलिक्यूल, आप कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि व्हेन वन मॉलिक्यूल of an acid on complete ionization produces H+ or
H3O प्लस आप कह सकते हैं, है ना, आयोन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, इन एक्वस, स्पेलिंग थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाए, एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, अगर एक H प्लस आयन ये सॉल्यूशन में डोनेट कर देता है अपने पूरी तरीके से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद, पूरी तरीके से अपना आयोनाइजेशन होने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, अपना ये कंप्लीट आयोनाइजेशन होने के बाद भी अगर वो एक H प्लस आयन डोनेट किया है या H3O प्लस आयन किया है इन एक्वस सॉल्यूशन, तो हम उसे मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप देखेंगे। मान लीजिए बेटा कि आपने क्या किया कि HCl को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, HCl का आपने लिया ड्रॉपलेट्स कुछ और वाटर में टुप से डाल दिया। देखो कभी भी आप एसिड को एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बाय ड्रॉप वाइज आप करना, कभी भी आप उल्टा मत कर देना कि एसिड में ही वाटर उड़ेल रहे हैं ऊपर से, ऐसा कभी मत करना भूल के भी। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, हो सकता है वहां पे कुछ हार्म हो जाए आपको। तो यहां पे करना क्या बेटा, ड्रॉप वाइज वाटर में आपको एसिड डालना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि HCl को आपने ड्रॉप वाइज वाटर में डाला, सो दैट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ना निकले, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ना निकले, क्योंकि उल्टा केस कर दोगे ना अगर कि पूरा एसिड एक बोतल ले लो और एक बोतल पूरा एसिड वाटर में डाल दो अचानक से, तो अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगा, बहुत विग्रस रिएक्शन हो सकता है, हार्म हो सकता है आपको। सो इसीलिए हम उल्टा करते हैं कि एसिड का ड्रॉप वाइज हम वाटर में एडिशन करते हैं, ठीक है, ड्रॉप वाइज। तो ये जो देगा बेटा वाटर में जाने के बाद ये कैसे टूटेगा मैं बता दूं, ये टूट जाता है H प्लस में। अगर आपको रेडिकल्स पढ़ा हुआ, जनरल केमिस्ट्री पढ़ा है आपने, तो दिक्कत नहीं होगी। ये टूट जाता है H प्लस में और ये टूटता है Cl माइनस में। जब ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो ये क्या करता है कि ये H प्लस वाटर के साथ में चला जाता है टूटने के बाद, ठीक है। तो ये वाटर के साथ में चला जाएगा इस तरीके से, और हम यहाँ पे कह पाएंगे कि ये बना लेगा क्या, H3O प्लस बना लेगा। उसके बाद एक जो Cl माइनस बच गया वो Cl माइनस कुछ इस तरीके से बचा रह जाएगा। इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। बोलो क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आखिर HCl वाटर में डिसॉल्व होकर के किस तरीके से यहाँ H3O प्लस दिया है। तो आप या तो H प्लस आयन बोल दीजिए कि रिलीज हुआ, क्योंकि जितना H प्लस आयन रिलीज होगा उतने ही तो हाइड्रोनियम आयन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है जो H3O प्लस है। इसी तरीके से आप स्टेप वाइज अगर सिंगल देखेंगे इस तरीके से रिएक्शन, तो आप वो भी कर सकते हैं कि H2SO4 को ले लीजिए, तो ये 2 स्टेप में टूटेगा। H2SO4 को ले लीजिए, है ना, सॉरी मैं मोनो बेसिक पढ़ रहा हूं तो मुझे ये एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहां पे एक H रिलीज हो रहा है उसी तरीके के एग्जाम्पल्स मुझे यहाँ पे लेने चाहिए थे। तो चलिए अब हम इसी तरीके से मूव करते हैं। तो आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से मोनोबेसिक हैं जिसके एक हाइड्रोजन रिलीज होते हैं वाटर में। और देखो बेटा कभी भी ये मत देखना सिर्फ कि किसी के पास हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, ना ना ना, एसिड ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन रहने से ही एसिड हो जाएगा। हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, है ना। कहने का मतलब है कि वो H प्लस आयन टूट करके वाटर में एक्वस में जाना चाहिए, एनी हाउ वो रिप्लेस होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन होने से नहीं होगा, ये अगर यहाँ पे है और इसके साथ में H प्लस आयन ब्रेक करके नहीं निकलेगा तो ये हम नहीं कह पाएंगे एसिड है। H प्लस आयन वाटर में जाना जरूरी है, इसीलिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वर्ड यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे HCl हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल HNO3 के लिए कर सकते हो, सेम रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो आप। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड के बारे में अगर आपने सुना हो, फॉर्मिक एसिड HCOOH, है ना। नेक्स्ट एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं HBr, HI, है ना, बहुत सारे हैं, HF हैं। तो ये सारे सब क्या है, सब में एक एक हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो बेटा ये वाला एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा, दैट इज
दिस वन, ये वाला रिलीज नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा मैं ये भी लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन ये वाला रिलीज होगा, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं ये रिलीज नहीं होगा, है ना, ये वाला भी नहीं होगा यहाँ पे। उसी तरीके से ये सभी होंगे एक एक हाइड्रोजन। अब चलिए मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर की थोड़ा सा बात कर लूं, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो आपको दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं कि क्या मीनिंग है मेरा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का, ये मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ एसिटिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो CO है ना, CH3COOH, तो यहाँ पे CH3 ऐसा बनाएंगे, देखो ऐसा। तो हम कहते हैं कि जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, तो आप देखिए ये जो होता है ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड होता है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब से जो अटैच होते हैं ना, उसके क्या होते हैं ना कि इन जनरल उसके H+ आयन रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब नहीं समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है खींचने का पावर, अभी इस लेवल पे आप यही समझिए कि इनका खींचने का पावर, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के खींचने का पावर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर ज्यादा है इनमें। तो ये क्या करते हैं कि ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आपको बेटा जो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन को पावर होता है। तो ये क्या करेगा बेचारा, H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे H+, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो आपने खींच लिया, तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। बाकी कार्बन का उतना पावर नहीं होता कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच सके, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कार्बन का उतना पावर नहीं है, वो पावर सिर्फ इन्हीं लोगों में से है। और हर हमेशा नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं ज्यादातर केस में ये लोग खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ही H+ आयन वाटर में दे पाता है, जब इसको आप कंटेनर में डिसॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही H+ आयन देगा, जिसके कारण हम इसको मोनोबेसिक कहते हैं बेटा। आप याद, ये देखो मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। आप ऐसे अगर देखेंगे तो इसके पास 4 हाइड्रोजन है बेटा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इसको टेट्राबेसिक तो नहीं कह सकते ना, ये चारों के चारों H+ आयन नहीं देता, एक ही H+ आयन देता है। इसी तरीके से अभी हमने फॉर्मिक एसिड कहा, COOH, सिमिलर स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पे देखो ऐसा, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड है वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ऑक्सीजन खींच लेता है और ये हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, सिर्फ मोनोबेसिक एसिड कह पाते हैं, मोनोबेसिक एसिड कह पाते हैं। और चूंकि ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये कार्बन का उतना पावर नहीं है जो खींच सकता है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसी में अटैच रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कहते हैं बेटा, ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है बेटा, इसको हम रिप्लेसेबल H+ आयन कहेंगे। ये भी क्या होगा, रिप्लेसेबल H+ आयन कहेंगे। तो जितना ज्यादा H+ आयन रिप्लेसेबल होगा, उसी को सिर्फ हम कह पाएंगे कि वो उसका एसिड होगा। इस तरीके से H+ आयन जाना चाहिए। आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया, तो मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूं, फिर डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एंड टेट्रा बेसिक अगले लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू एवरीवन।